स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार मैथ साइंस एजुकेशन बाय एसके वारी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में साइंस का कार्बन एवं उनके यौगिक नामक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। उसमें जो बेसिक जानकारी है जिसको समझने में करने में आपको बहुत समस्या होती है, इसी में हम पढ़ेंगे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है, संरचना सूत्र कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए और इस पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एवं यौगिक, ठीक है। कार्बन एक आप जानते हैं एक प्रकार का तत्व है, तो हम सबसे पहले एक एक को ही उठा के आराम से पढ़ेंगे। तो कार्बन पूरा चैप्टर है, तो कार्बन पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन जो होता है उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि वो जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में उसका रोल नंबर कितना है, किस नंबर पे वो है, ठीक। तो ये कार्बन जो है वो 6 नंबर पे बैठा है। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6 नंबर पे है। तो 6 नंबर पर इसका ऊपर जो है इसका भार रहता है। कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु भार होता है आपका 12। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कार्बन के अपर रूप भी हमें पता होना चाहिए। कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं? तो कार्बन के अपर रूप भैया जी 3 होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के भी 3 अपर रूप होते हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले कार्बन देखते हैं। तो कार्बन जो है उसके 3 अपर रूप होते हैं। एक तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसका नाम है हीरा। एक होता है ग्रेफाइट, और एक होता है आपका फुलरीन। ये 3 कार्बन के अपर रूप होते हैं। अपर रूप का मतलब होता है उसी का दूसरा रूप। जैसे कार्बन है, ये कार्बन का ही दूसरा रूप है, ये भी इसका ही दूसरा रूप है। मतलब वो जब एक चीज कोई दूसरे चीज में बदल जाए वो उसका अपर रूप होता है। जैसे मान के चलिए गेहूं है, गेहूं से ही रोटी बनती है, गेहूं से ही आपका ब्रेड बनता है, गेहूं से ही बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये इसके गेहूं के ही क्या है, अपर रूप है, अलग अलग रूप है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर रूप। तो एक तो हीरा यही जो बहुत महंगा आता है, ठीक। तो हीरा जो होता है, हीरा एक कार्बनिक यौगिक है। हीरा जो है वो है एक कार्बनिक यौगिक है। क्योंकि कार्बनिक यौगिक नहीं, ये कार्बनिक एक तत्व है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन ही होता है, इसलिए हम इसको यौगिक नहीं कह सकते। तो हीरा जो है वो एक कार्बन है। कार्बन जब ज्यादा दिन तक पड़ा रहता है तो धीरे धीरे वो जो है उसमें हीरे का निर्माण हो जाता है। ये बड़ा महंगा आता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका ग्रेफाइट आप जानते होंगे, जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो बीच में नोक होती है, जिसको छोल के जिससे लिखा जाता है, काला होता है जो, ठीक है, उसी को हम ग्रेफाइट बोलते हैं। और तीसरा आपका होता है फुलरीन। इसका कई सारी मेडिसिन में भी यूज करते हैं। इसी को कॉपर 60 भी बोलते हैं, C60। कॉपर 60 भी इसी फुलरीन को ही बोला जाता है। तो कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। फुलरीन जो होता है इसी को कार्बन 60 भी बोला जाता है। तो आप कार्बन के बारे में समझ गए होंगे। कार्बन जो होता है वो लगभग इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली लगभग सभी धातु, सभी चीजों में पाया जाता है, सभी पदार्थों में। कुछ चीजें हैं, जैसे मान के ले लेते हैं NaCl। इसमें ये नमक का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड। क्या इसमें नमक कम कार्बन होगा आपका? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे Na है, Na मतलब होता है सोडियम, और यहाँ पे Cl है। ये C देख के आप कार्बन मत समझने लगना, ये C जो है ये क्लोरीन है, ये Cl पूरा एक साथ में है, इसलिए ये क्लोरीन और ये C और L ये दोनों मिला के एक तत्व बनाते हैं जिसका नाम है क्लोरीन, ठीक। तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ना कि इसको कार्बन। तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक होता है उसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो कार्बन आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कार्बन एवं उनके यौगिक। तो यौगिक पहले समझते हैं क्या होता है, यौगिक। देखिए कार्बन तो ही है, कार्बन से बनने वाले जितने भी अन्य पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम यौगिक बोलते हैं। जैसे मान के चलिए, जैसे कार्बन आपका एक तत्व है, ठीक है,
ऑक्सीजन आपका एक तत्व है, लेकिन ये दोनों अगर जो मिल जाए, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी दोनों इस प्रकार से मिल जाए तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका बन जाएगा यौगिक, ये बन जाएगा आपका यौगिक। जब कार्बन हो और कार्बन के साथ में अन्य कोई और भी पदार्थ आ जाता है तो उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे मान के चलिए सी है, सी कार्बन है और उसके साथ में आ गया H4, तो देखिए हाइड्रोजन है और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन जब दो हो गए तो ये हो गया भैया जी आपका कार्बनिक यौगिक। तो जब कार्बन हो साथ में अन्य भी कोई और तत्व मिल जाए उसके साथ में तो उसी को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो इतना आप समझ चुके होंगे, कार्बन एवं उनके यौगिक। यौगिक होता है जो कार्बन से ही मिलकर और नए तत्व मिल जाएं और जो जिस चीज का निर्माण होता है उसी को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अब हम देखेंगे इसी लेसन में आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। तो अब हाइड्रोकार्बन हम अच्छे समझ लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और चाहे कॉपी पे नोट कर लीजिए अच्छे से। अभी आगे और देखते हैं। अभी आप जानते होंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम लोग समझते हैं, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, राइटिंग मेरी थोड़ा गड़बड़ है, वो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें दो नाम आ रहे होंगे, एक तो हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब आप कार्बन समझ ही चुके हैं। तो वह पदार्थ जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों तत्व होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। यौगिक इसलिए कहेंगे क्योंकि कार्बन है, हाइड्रोजन है, दो तत्व हैं, इसलिए इसको हम यौगिक कहेंगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वह पदार्थ जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन दोनों होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन भैया जी दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, असंतृप्त है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप आगे बढ़ा लेना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझने से पहले हम पहले ये समझ लेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि इसकी परिभाषा बनेगी वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये समझ लेंगे कि संयोजकता क्या होती है। तो हम पहले उठाते हैं कार्बन को। देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक मतलब रोल नंबर कितना होता है, 6। तो हम इसका विन्यास करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसमें नहीं, एक आपके पास कार्बन है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन। ठीक, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, तो एक इसने इसको दिया और एक इसने इसको दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक बांड लगेगा। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इसमें भी। तो अब देखिए ये सिंगल सिंगल बांड बन, एक एक का साझेदारी हुई तो सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड। ठीक, तो ये जो है जब सिंगल बांड के साथ इसकी संयोजकता पूरी हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको बोलेंगे संरचना, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। अब हम आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है और संरचना सूत्र क्या होता है। ये संरचना सूत्र है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, बहुत आसान है। अब देखिए इसी से रिलेटेड है हमारी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की परिभाषा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की परिभाषा क्या होती है, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं, देखिए ये इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसमें देखिए क्या है, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं 1 2 3 4, देखो 4 संयोजकता है, जिसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे जैसे में आप लिख लेंगे मेथेन, जैसे में लिख लेंगे CH4 मेथेन। मेथेन की संरचना हमने आपके सामने बना दी है। देखिए ये भी एक बांड, ये भी सब सिंगल बांड के साथ जुड़े हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये जब सिंगल बांड के साथ जुड़े हैं इसका मतलब ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है।
वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और असंतृप्त में अंतर भी लिखने को आते हैं, आप अच्छे से याद रखना। फिर हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो बिल्कुल जैसी ये परिभाषा है वैसी ही ये है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा न संतृप्त होकर द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतृप्त होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। मतलब द्विबंध या त्रिबंध द्वारा वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनकी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा न संतृप्त होकर द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतृप्त होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब आप समझ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एक अभी और हम बनवाए दे रहे हैं। चलिए यहीं पे हम बनाए दे रहे हैं। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन। इसको यहाँ की बजाय यहाँ लिख लेते हैं CO2। देखिए एक हमारे पास कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। 1 2 इस प्रकार से ऑक्सीजन हम लिख लेंगे। ठीक, एक ये और एक ये, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब देखिए जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन के लास्ट वाले कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपको पता है। इसके लास्ट वाले कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से 4 इलेक्ट्रॉन? देखिए एक ये, एक ये, एक ये। जैसा कि आप यहाँ देख चुके हैं, इसके लास्ट वाले कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे हमने 4 दर्शा दिए। अब देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ठीक, तो इसका भी हम विन्यास करते हैं। पहले वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अगले वाले कक्षक में देखिए यहाँ पे 2 हो गए। अब टोटल 8 थे, 8 में से 2 निकल गए तो बचे कितने? 6। तो यहाँ पे अगले वाले कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें पहले वाले कक्षक में 2, अगले वाले में 6। मतलब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के लास्ट वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर जो इसमें संयोजकता पूछी जाए तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। और जो किसी से कुछ लेता है वो ऋणी माना जाता है, तो इसकी संयोजकता -2 होती है। तो देखिए इसमें जो लास्ट वाले कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हम विन्यास कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इसके भी हो गए, 6 इसके भी हो गए और 4 इसके हो गए। अब हम इसका जो है संरचना सूत्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 4 इसके पास है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 इसके पास है, 2 इससे ले लेगा। 4 2 6 हो गए और 2 इससे ले लेगा, 6 2 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो गए, इसका कक्षक पूरा हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि अगर जो इसने इसको 2 दिए हैं तो ये इससे 2 लेगा भी। तो देखिए 6 यहाँ पे हैं और 2 इससे ले लेगा, तो 6 2 हो जाएंगे इसके पास 8। इसके पास भी 6 हैं, 2 इससे ले लेगा, तो 6 2 हो जाएंगे इसके पास भी 8। अब देखिए 8 इसके पास भी हो गए, 8 इसके पास भी हो गए। अब इसको हम, ये आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अब हम बनाएंगे इसका संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र देख लेते हैं। देखिए एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है और ये बीच में एक कार्बन है। ठीक, तो कार्बन है, इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की? तो 2 की। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ऑक्सीजन को दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को दिए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे। इस कार्बन के साथ भी इसकी डबल बॉन्ड के साथ हम बॉन्डिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि इसने भी इसको 2 इलेक्ट्रॉनों दिए और 2 इससे रिसीव किए। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसके पास भी, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसके पास भी, इसलिए डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई, ये आपकी संरचना सूत्र हो गया। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लगा। ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक रहेगा। इतना आप लोग जो है नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे हम और बताते हैं।
अब हम सीखेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ये नामकरण सीखने के लिए दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। एक तो जिस प्रकार से हम लोग गिनती पढ़ते हैं तो गिनती भी हमें पता होनी चाहिए, और दूसरा 3 श्रेणी होती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, तीनों श्रेणियां हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गिनती है उन गिनतियों को याद कर लेते हैं। तो देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे और भी बहुत सारी गिनती होती है। जहां तक आप देखिए इतने में आपका काम चल जाएगा। देखिए ये जो एक होता है, एक को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को बोलेंगे प्रोब, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को बोलेंगे हेक्स, 7 को बोलेंगे हेप्ट, 8 को बोलेंगे आर्ट, 9 को बोलेंगे नॉन, 10 को बोलेंगे डेक, 11 को बोलेंगे डेक अनडेक, 12 को बोलेंगे डोडेक, ऐसे ही 13 14 15 16 20 तक, 20 को बोलेंगे इकोस, 30 को बोलेंगे इकोन्ट करके होता है, लेकिन इतना आप याद रखिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, आर्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डोडेक, इतना तक आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे 3 श्रेणियां कौन कौन सी। तो देखिए 3 श्रेणी है। नंबर 1 है आपकी एल्केन श्रेणी। हम क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं तो हम पूरा विस्तार से नहीं आपको बताएंगे, सिर्फ रिवीजन करवाएंगे, जो एग्जाम में आ सकता है सिर्फ वो आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन श्रेणी जो है, एल्केन श्रेणी का जो आपका सूत्र होता है, वो सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। अब ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, देखो हम इसको फॉलो करके दिखाते हैं आपको। देखिए एल्केन श्रेणी कौन से किसमें एल्केन श्रेणी लगेगी, जैसे कि मान लिया हम CH4 ले लिए, तो ये जो N होता है, N कार्बन की संख्या होती है। यहाँ पे कार्बन देखिए कितना है, 1, कार्बन कितना है 1, तो हम N की जगह यहाँ पे कार्बन 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 H2n, N की जगह हो जाएगा 1 और +2। तो देखिए यहाँ पे 1 1 लिखा नहीं जाता है, तो देखिए 2 1 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, CH4। देखिए ये किस श्रेणी का तत्व है, एल्केन श्रेणी का तत्व। कैसे हमें पता चल गया, क्योंकि इस सूत्र को इसने फॉलो किया। और ये भी, और आपको जब एग्जाम में आएंगे तो ये ऐसे नहीं करना, आपको सीधे ये याद रखना है कि जितने कार्बन है, कार्बन के दूने से 2 अधिक है अगर जो हाइड्रोजन, तो वो एल्केन श्रेणी का तत्व। एक चीज और याद रखना, अगर जो कोई एल्केन श्रेणी का तत्व है तो अनुलग्न का मतलब होता है बाद में, अनुलग्न में एन जोड़ देते हैं, अनुलग्न में एन जोड़ देंगे। ठीक, आप ये याद रखना, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न में एन जोड़ देते हैं। ऐसे ही नंबर 2 एल्कीन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी जो होती है, एल्कीन श्रेणी का ये सूत्र होता है आपका CnH2n, मतलब जितने कार्बन हैं उसके दूने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो ये एल्कीन श्रेणी हो जाएगी। इसके भी अनुलग्न में जुड़ जाता है, अनुलग्न में इसके भी जुड़ जाता है इन। देखिए इसमें बोलिए एल्केन, बोलिए एल्केन, एन आ रहा है तो लास्ट में एन जोड़ा जाएगा। इसमें आ रहा है एल्कीन, लास्ट में इन आ रहा है तो इसमें लास्ट में क्या जोड़ दिया जाएगा, इन। अगली आपकी श्रेणी है 3 नंबर, अगली श्रेणी है एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। अगली श्रेणी हमारी एल्काइन श्रेणी है। एल्काइन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n-2, मतलब जितने कार्बन हैं, कार्बन के दूने हाइड्रोजन होने चाहिए और दूने से 2 कम, कार्बन के दूने से 2 कम होने चाहिए हाइड्रोजन, तो वो हो जाएगा एल्काइन श्रेणी। इसके अनुलग्न में हम जोड़ देते हैं, अनुलग्न में हम जोड़ देंगे। देखिए इसमें एन, एल्केन तो एन हो गया, एल्कीन तो इन हो गया, एल्काइन आइन आ रहा तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे,
लास्ट में आइन। तो एल्केन एल्केन से डी का है तो एन जोड़ेंगे, एल्केन से डी का है तो इन जोड़ेंगे, एल्काइन से डी का है तो आइन जोड़ेंगे। ठीक, इन्हीं से हम अभी देखिए कार्बनिक पदार्थों का नाम लिखते हैं, सबका नामकरण करते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से। तो अब देखिए, अब हम जो है ये यहाँ पे दिख नहीं रहा था इसलिए हम इसको जो है मिटा रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा CH4 C2H2 C3H6। इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए गिनती होती है मेथ। अब ये इनके नामकरण हम नाम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए एक कार्बन है तो एक के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, एक के लिए मेथ लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 है, मतलब एक है, एक कार्बन है, कार्बन के दूने से 2 अधिक हाइड्रोजन होने चाहिए तो एल्केन से। तो एक का दूना 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 4 होगा। जब दूने से 2 अधिक है इसका मतलब ये एल्केन से है, और एल्केन से डी में लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, एन। तो मेथ था ही, हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो इसका नाम पूरा हो जाएगा मेथेन। इसको एक में मिला देंगे तो ये हो जाएगा मेथेन, अर्थात इस कार्बनिक यौगिक का नाम है मेथेन। अब इसका भी हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, C2H2। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2 के लिए देखिए 1 2 के लिए गिनती क्या होती है, एथ। तो 2 के लिए हम लिख लेंगे एथ, प्लस 2 के लिए एथ हो जाएगा, प्लस साथ में देखिए कार्बन 2 है तो दूने से पहले बात दूने का 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तो पक्का। अब 4 से हमें 2 लाना है तो 2 घटाएंगे या 2 जोड़ेंगे। तो ये पक्का सबको मालूम है क्योंकि 2 घटाएंगे, क्योंकि इसका दूना तो सब में करेंगे। देखो हर एक सूत्र में दूना करना है। तो कार्बन का दूना 2 है, 2 का दूना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में से जब 2 घटाएंगे तब 2 आएगा, मतलब दूने से जब 2 घटाएंगे तब आता है आपका, देखो दूने से जब 2 घटाएंगे तो एल्काइन से डी आती है, लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, आइन जोड़ देते हैं। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथ धन आइन, धन आइन। तो इसका नाम हो जाएगा भैया जी एथाइन, एथाइन। इसका नाम हो जाएगा आपका एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। अब उसके बाद और हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 3। ये सारे हम IUPAC नाम आपको बता रहे हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक नामकरण करने की पद्धति है, वही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है, 3 कार्बन है तो 3 के लिए गिनती देख लीजिए, मेथ एथ प्रोप। 3 के लिए होता है प्रोप हम लिख देंगे, प्लस और साथ में क्या देखिए कार्बन कितना है, 6। तो 3 का दूना करिए, 3 दूनी 6। देखिए दूना हाइड्रोजन है, जितना कार्बन है उसका दूना हाइड्रोजन है। जब दूने हाइड्रोजन होते हैं तो देखिए दूने किसमें होते हैं, देखिए कार्बन जितना उसका दूना हाइड्रोजन। कौन सी सीढ़ी, एल्कीन सीढ़ी। एल्कीन सीढ़ी में लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, इन। तो प्रोप में जोड़ देंगे इन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन, ये आपका हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे 3 सीढ़ी होती है। अगर जो दूने हाइड्रोजन है तो एल्कीन सीढ़ी, दूने से 2 अधिक है तो एल्केन सीढ़ी, और दूने से 2 कम है तो एल्काइन सीढ़ी। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। एल्केन सीढ़ी में अनुलग्न में एन जोड़ते हैं, एल्कीन सीढ़ी में लास्ट में इन जोड़ते हैं, और एल्काइन सीढ़ी में लास्ट में आइन जोड़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये गिनती है, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आगे और हम देखते हैं। अब देखिए आगे हम इसी में देखेंगे IUPAC पद्धति जो है उसी में कुछ, ये तो एकदम सिंपल नाम थे। अब किसी किसी के साथ जैसे कि ऐसे आ जाता है, ठीक है, CH3OH ऐसे करके आ जाता है। तो ये हमारे पास ये क्रियात्मक समूह लग जाते हैं। जब हाइड्रोजन और कार्बन 2 ही तत्व हैं तो ये समझ लेना है सिंपल कार्बनिक यौगिक है। लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन के सिवा भी कुछ आ जाए तो वो क्रियात्मक समूह जुड़ जाता है। तो देखिए इसमें O अलग से जुड़ गया, इसका मतलब ये क्रियात्मक समूह और अलग से जुड़ गया। तो जब क्रियात्मक समूह जुड़ गया है तो इसको जो हम पहले इसका नॉलेज अच्छे से ले लेते हैं अलग करके। तो देखिए सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और एक तरफ लिखेंगे इसका प्रतीक, और एक तरफ लिखेंगे अनुलग्न, अनुलग्न मतलब लास्ट में क्या जोड़ेंगे। तो देखिए क्रियात्मक समूह हमारे पास पहला है आपका OH,
क्रियात्मक, ये तो प्रतीक हो जाएगा। पहला होता है एल्कोहलीय, एल्कोहलीय, एल्कोहली क्रियात्मक समूह या हाइड्रोक्साइड क्रियात्मक समूह, इसको भी बोलते हैं एल्कोहली क्रियात्मक समूह। इसका प्रतीक चिन्ह होता है OH, इसका प्रतीक चिन्ह होता है OH। मतलब अगर जो किसी भी कार्बनिक यौगिक के पीछे OH जुड़ा है, इसका मतलब वो एल्कोहली है। और उसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो लास्ट में हमको पता होना चाहिए, अंत में लगा देंगे उसके आल, अंत में आल लगा देंगे। अगला है आपका एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जो होता है उसका प्रतीक होता है CHO, इसका सूत्र होता है CHO। इसमें अगर जो लास्ट में इसमें अनुलग्न में जोड़ देते हैं अल, ठीक है, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं, इसमें आल है, इसमें अल है, इसमें O है और इसमें एक जो है कार्बन फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आल हो गया और यहाँ पे अल हो गया। तो एल्कोहली हो गया, एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कीटोन, कीटोन। तो कीटोन क्रियात्मक समूह जो होता है उसमें कार्बन होता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर उधर दो एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कीटोन का क्रियात्मक समूह कौन सा, तो खट्ट से आप यही मार देंगे। ये ऐसे ना हो तो इधर उधर कोई एल्किल समूह जुड़ेंगे। एल्किल समूह मतलब CH3 या C2H5 ऐसे करके कोई जुड़ा रहेगा, ठीक। आप तुरंत जान जाना है कीटोनिक समूह है। इसमें लास्ट में ओन जोड़ देते हैं। इसमें अगर जो ये किसी कार्बनिक यौगिक में है तो अंत में ओन जोड़ देंगे। तो एल्कोहली हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसमें होता है COOH। ये किसी भी तत्व के साथ COOH के साथ अगर जो जुड़ा है, किसी भी एल्किल समूह के साथ ये जुड़ा है तो आप तुरंत समझ जाना ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर जो ऐसा है तो इसमें हम लास्ट में जोड़ देते हैं ओइक अम्ल, लास्ट में ओइक अम्ल जोड़ देंगे, ओइक अम्ल। लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल जोड़ देंगे। अब देखिए ये हो गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एमीन, एमीन। तो एमीन का होता है NH2, लास्ट में किसी में NH2 जुड़ा है तो ये एमीन है। इसके लिए भी हम एमीन ही अलग से लिख लेते हैं, एमीन लिख लेंगे। अगर जो कोई हाइलोजन, हाइलोजन क्रियात्मक समूह अगर जो कोई है तो हाइलोजन क्रियात्मक समूह में आपका Br आ जाएगा, Br मतलब ब्रोमीन, Cl क्लोरीन, आयोडीन, ये हो जाएंगे। लेकिन ये सारे अनुलग्न में जुड़ते हैं, लेकिन ये जो होंगे ये पूर्व लग्न में जुड़ेंगे। जैसे कि Br है, Br को बोला जाएगा ब्रोमो, ब्रोमीन को बोला जाएगा ब्रोमो, क्लोरीन है, क्लोरीन को बोला जाएगा क्लोरो, क्लोरीन को बोला जाएगा क्लोरो, आयोडीन को बोला जाएगा आयोडो, आयोडो। इस प्रकार से इनका सबका नाम लिख दिया जाएगा। लेकिन ये अनुलग्न है, ये लगेगा पूर्व लग्न, ये लगेगा पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब है ये किसी का नाम लिख रहे हैं तो उससे पहले ही लग जाएगा। जैसे इसका एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हम मिटा रहे हैं। अब देखिए कुछ हम नाम जल्दी से लिखवा देते हैं आपको। IUPAC नाम, IUPAC नेम। IUPAC नेम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए जैसे कि कोई एक हम तत्व ले लेते हैं, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ इधर उधर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। तो ये इस प्रकार से तुम्हारा दिया जाएगा। लेकिन तुम सिंपल इसको लिख सकते हो। देखिए कार्बन कितने हैं, 2 लोग, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और साथ में Br जुड़ जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर जो कोई एल्किल समूह है या फिर कोई इस प्रकार से जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उसमें जितने कार्बन होंगे, कार्बन के दूने से एक अधिक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए दूने से एक अधिक हाइड्रोजन है। और ये भी याद रखना, जिसके भी साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वो हमेशा एल्केन श्रेणी के तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसका अगर जो हम नाम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ब्रोमो, ब्रोमीन लगा है तो ये हाइड्रोजन ग्रुप का है तो ब्रोमीन लगा है तो पहले सबसे क्या जोड़ देंगे, ब्रोमो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जोड़ लेंगे ब्रोमो,
सबसे पहले जोड़ लेंगे ब्रोमो। उसके बाद देखिए साथ में और क्या है, ये देखिए कितने हैं, दो कार्बन है, तो दो के लिए आप याद होगा मेथ एथ, दो के लिए क्या जोड़ देंगे, एथ। और साथ में एल्केन से डी के हैं तो एन सब में जोड़ देंगे, एन सब में जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। और भी हम एक दो तत्व जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं, नहीं तो क्लास भी बड़ी हो जाएगी और आपको फिर बढ़िया से समझ में नहीं आने लगेगा। अगले क्लास में और भी हम बताएंगे आपको, इसमें इससे रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जैसे स्मिट अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया, ओजोनीकरण, साबुनीकरण, मिसेल्स बनाना, ये सब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगर जो आप कमेंट करेंगे, अगर जो आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये हम बता दिए। आगे आप देख लीजिए, जैसे कि C2H5OH लगा,